हेलो, मैं हूं विनय गोया गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत। इसको फ्लोरा भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप जगत या फ्लोरा, इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें वनस्पतियों या पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो पादप जगत में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगर पौधे ना हों तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा। कहने का मतलब जो सजीव होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, सजीव प्राणी, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो किस पर निर्भर होते हैं? वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो सजीव नहीं बचेंगे, अर्थात पर्यावरण जो है सजीव रहित हो जाएगा। पर्यावरण में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। तो यही कारण था कि सजीव रहित हो जाएगा पर्यावरण। पौधों के प्रकार, अगर आकार की बात करें तो आकार के आधार पर पौधों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है शाक। शाक श्रेणी के पौधे बोले जाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। इनका तना कोमल और हरे रंग का होता है। तो शाक कैसा होता है? छोटे होते हैं, तना कोमल और हरे रंग का होता है। इनमें टहनियाँ या शाखाएं बहुत कम होती हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा जो है शाखाएं या टहनियाँ नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, धनिया हुआ, गेहूँ, धान, मेथी, पालक, ये सभी शाक के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला श्रेणी था। दूसरी श्रेणी में आता है झाड़ी। झाड़ी क्या होते हैं? ये शाक से थोड़े बड़े होते हैं। इनका तना क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन मोटा नहीं होता है। तो जो झाड़ियाँ होती हैं उनके तने कठोर होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। इनमें कई सारी शाखाएं निकलती हैं जो तनों के आधार के पास से निकलती हैं। मतलब अगर ये झाड़ी है तो यहाँ पर जो इसकी शाखाएं हैं वो बिल्कुल जो है तने के आधार से, यहाँ से टहनियाँ शाखाएं जो है यहाँ से निकलती हैं, बिल्कुल उसके आधार से। तो ये झाड़ियों के अंतर्गत आता है क्योंकि ये बिल्कुल जो है इसके आधार से जो है टहनियाँ निकल रही हैं। तो यही जो है झाड़ियों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुलाब, नींबू, गुड़हल, इन सब के पौधों को आप देखेंगे तो जो शाखाएं निकलती हैं बिल्कुल तने के आधार से निकलती हैं, मतलब ज़मीन से थोड़े ऊपर से इनकी शाखाएं निकलती हैं। ये झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा श्रेणी है हमारा, जिसको हम वृक्ष या पेड़ बोलते हैं। ये झाड़ियों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इनका तना मोटा होता है और ये गहरे भूरे रंग के होते हैं तने। इनमें कई सारी शाखाएं निकलती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। मतलब अगर हम एक वृक्ष की बात करें तो इनमें जो है जो शाखाएं या टहनियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? वो बिल्कुल तने के आधार से निकलती हैं। इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है? ये वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। जैसे आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये कीकर है, कीकर, पीपल आदि, ये सभी जो है वृक्ष या पेड़ के अंतर्गत आते हैं। अब उन पौधों को जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं और सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से है? पहला हमारा है विसर्पी लता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्पी लता। तो विसर्पी लता किसे कहते हैं? ये पौधे ज़मीन पर फैल जाते हैं। तो जो विसर्पी लता होती हैं ये ज़मीन पर जो है वो फैल जाती हैं, ये पौधे।
जैसे कौन कौन से होते हैं, पुदीना का पौधा हुआ, तरबूज, खरबूज, खीरा, इन सब के पौधों को आप देखेंगे तो ये ज़मीन पर फैले हुए देखने को मिलता है, तो ये विसर्पी लता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आरोही लता। आरोही का मतलब होता है आगे बढ़ना, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आरोही लता क्या होता है, अगर इन्हें कोई ढांचा या सहारा दिया जाता है तो वो उसकी सहायता से धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आरोही लता। जैसे मनी प्लांट, मटर का पौधा, तो ये सभी क्या हैं, आरोही लता के उदाहरण हैं। अब पौधों के भाग के बारे में बात करते हैं कि पौधों में कितने भाग होते हैं। सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल पाए जाते हैं, तो ये सभी भाग हैं पौधों के। शैवाल या काई में ये सब चीज़ें जो है दिखाई नहीं देती, होती सभी हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं शैवाल में, इनको काई बोला जाता है। ये बहुत जो है छोटे होती हैं। पहला हम देखते हैं पौधे का पहला भाग, जड़। जड़ जो है पौधे की भूमिगत भाग होती हैं, ये हरे रंग की नहीं होती हैं। अब इनका हम कार्य देख लेते हैं, जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं। पौधे को ज़मीन में जकड़ कर रखती हैं, मतलब पौधे को टिका कर रखती हैं ज़मीन पर। तो जड़ों का यही कार्य है कि पौधों को ज़मीन में जकड़ कर रखती हैं। और मिट्टी में जो मौजूद जल व खनिज पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करती हैं जड़ें। कुछ जड़ें क्या होती हैं, भोजन भी एकत्रित करती हैं। अब जड़ के प्रकार देखते हैं कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जड़ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूसला जड़ें। क्या है, मूसला जड़ें। मूसला जड़ों में मटर के पौधे, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम, इन सब के पौधों में जो है मूसला जड़ें पाई जाती हैं। कौन कौन से पौधे हैं जिसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम। तो ये इन पौधों में जो है कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें पाई जाती हैं। अब वो कौन सी मूसला जड़ें हैं जो हम खाते हैं, वो हैं मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, टैपियोका और चुकंदर। ये सभी ऐसे मूसला जड़ है जिसे हम लोग खाते हैं। अगला है झकड़ा जड़ें। क्या है, झकड़ा जड़ें। जैसे गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा जड़ों के उदाहरण हैं। अब झकड़ा जड़ें भी कई प्रकार के होते हैं, कई नामों से बुलाया जाता है उन्हें। जैसे रेशेदार, ये जड़ें रेशे के रूप में मिलती हैं। जैसे अगर हम प्याज को देखो रेशे दिखाई देते हैं, वो रेशेदार जड़ें होती हैं, वो झकड़ा जड़ का उदाहरण है वो। अगला है परजीवी। परजीवी जड़ें, ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर रहती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी जड़ें, जो झकड़े जड़ का उदाहरण है। जैसे अमरबेल। अमरबेल का पौधा देखेंगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो दूसरे पौधों पर चढ़ जाती हैं, इसी वजह से इसे परजीवी जड़ें भी कहते हैं। अगला है अस्तंभ। क्या है, अस्तंभ जड़ें। ये जड़ें भूमि के ऊपर तनों से निकलती हैं। तो ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं, तनों से निकलती हैं, भूमि के ऊपर तनों से निकलती हैं अस्तंभ जड़ें। इनका उदाहरण क्या है, जैसे बाजरा, मक्का और गन्ना। तो आप सिंपल सा गन्ना अगर आप देखे होंगे तो बीच बीच में ऐसे लाइनिंग बनी होती है, वहीं से जो है मतलब वो तना होता है, तो उसी तनों में जो लाइनिंग बनी होती है उसी से वो जड़ें निकलती हैं। तो ये कौन सी जड़ें होती हैं, अस्तंभ जड़ें होती हैं, जो झकड़ा जड़ों के अंतर्गत आती हैं। अगला है स्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ें, ये जड़ें टहनियों, शाखाओं से निकलती हैं। तो ये कहाँ से निकलती हैं, स्तंभ जड़ें उनके टहनियों से, शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं, बिल्कुल सीधे खड़ी रहती हैं। जैसे बरगद पेड़ को देखें तो उसके टहनियों से जो है जड़ें निकल कर लटकती हैं, ये खंभे की तरह लटकती हैं, इसीलिए इसे स्तंभ जड़ें कहा जाता है। हम नोट का मतलब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो अस्तंभ और स्तंभ जड़ों वाले पौधे होते हैं, ज़रूरी नहीं है केवल वो ज़मीन के ऊपर से ही जड़ें निकलती हैं,
वो ज़मीन के नीचे भी उनमें जड़ें पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला भाग है पौधे का तना। क्या है? तना। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों पर तना क्या होता है? तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो तने का काम यही है। तने से पत्तियां और टहनियां निकलती हैं। तो तने से क्या निकलती हैं? पत्तियां और टहनियां निकलती हैं। कुछ पौधों के तने ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं। तो ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे पौधे हैं के तने हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं और हम उसको खाते हैं। वो है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी। तो ये आपको याद रखना है कि आलू, प्याज, अदरक, हल्दी जो होते हैं वो तने होते हैं जिसको हम खाते हैं। अगला है पत्तियाँ। पत्तियाँ तने और टहनियों से निकलती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं पत्तियाँ? तने और टहनियों से निकलती हैं। पत्तियाँ मुख्य रूप से जो हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु कुछ पौधों की पत्तियाँ लाल, बैंगनी और पीले रंग की होती हैं। तो पौधों की पत्तियाँ, कुछ पौधों की पत्तियाँ क्या होती हैं? लाल भी होती हैं, बैंगनी भी होती हैं और पीले रंग की भी होती हैं। और अगर अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार देखें तो वो अलग अलग होते हैं। अगर कमल की पत्तियों को देखें तो वो लगभग गोल होते हैं। मक्के की पत्तियाँ लंबी होती हैं। चीड़ की पत्तियाँ सुई जैसी होती हैं और गुलाब की पत्तियाँ धारीदार होती हैं। तो इस प्रकार अलग अलग पौधों की पत्तियाँ भी अलग अलग आकार की होती। अब पत्तियों के कार्य देखते हैं। पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलता है जिसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो पत्तियों से जल जो है वाष्प के रूप में निकलती है जिसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र बोलते हैं। और इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब हम जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पौधे जो है रंध्र के माध्यम से, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो रंध्र के माध्यम से जो है उसे ग्रहण करती हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो उससे जो ऑक्सीजन निकलता है वो उसी रंध्रों के माध्यम से निकालती हैं जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो सूरज की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या क्या ज़रूरत होती है? क्लोरोफिल, फिर सूरज की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की मदद से वो भोजन का निर्माण करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। अब हम समीकरण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों की मदद से जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसको C6H12O6 बोलते हैं। और कुछ जल जो है निर्गत होते हैं, मतलब निकलती हैं, और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। और यही ऑक्सीजन जो है हम किस में लेते हैं? सांस के रूप में हम इस ऑक्सीजन का उपयोग जो है हम करते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की क्रिया में किसका आकर्षण होता है और किसका अपचयन होता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि जल का जो है ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और NADP का अपचयन होता है। NADP क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसी का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। पत्तियों की खुशबू से भी पता चल जाता है कि वे किस पौधे की पत्तियां हैं। जैसे पुदीना का पौधा, उसको आप सूंघते हैं तो उससे उसकी खुशबू से पता चल जाता है ये पुदीना है कि धनिया है या आम का है या नीम का है या नींबू का है। इन सभी के पत्तियों को की सुगंध से पता चल जाता है। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं।
और सिराओं की व्यवस्था या सजावट को सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? सिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है जाल का सिरा विन्यास। इसमें सिराएं क्या होती हैं? एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि जो दूसरा हमारा विन्यास है उसको बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। इसमें सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगा सकते हैं। पौधों की जड़ों का हम पता लगा सकते हैं किसके आधार पर? सिरा विन्यास के आधार पर। जिन पौधों की पत्तियों में जाल का सिरा विन्यास होगा, क्या कह रहा है कि जिन पौधों की पत्तियों में कैसा विन्यास होगा? जालिका सिरा विन्यास। तो उन पौधों की जड़ें क्या कहलाएंगी? क्या होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। जिनके पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं। जैसे नीम, पीपल, गुलाब, मोली, इन सब के जो जड़ें होती हैं वो मूसला होती हैं और इनके पत्तियां जो होती हैं वो जालिका सिरा विन्यास होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा होती हैं, जैसे केला, गेहूँ, मक्का, घास आदि। तो इन सभी पौधों में जकड़ा जड़ा होती हैं, केला, गेहूँ, मक्का और घास में। इनमें कैसा सिरा विन्यास होता है? समांतर सिरा विन्यास। सिरा विन्यास जालिका रूपी है, द्विबीजपत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है कि अगर सिरा विन्यास जो है जालिका रूपी हैं तो पौधा जो है वो द्विबीजपत्री होता है। जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू, इन सभी में जो है सिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका रूपी होता है और इनके बीज द्विबीजपत्री होते। तो इससे भी पता चल जाता है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पौधों में जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू। और अगर सिरा विन्यास समानांतर हैं तो पौधे के बीज कैसे होते हैं? एक बीजपत्री। क्या होते हैं? एक बीजपत्री। सिरा विन्यास समांतर है तो पौधे का बीज जो होगा वो एक बीजपत्री होगा। जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन। तो सिरा विन्यास समानांतर है तो झकड़ा जड़ इसमें पाया जाता है। प्याज, लहसुन, गेहूँ, मक्का, तो इनमें एक बीजपत्री होता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है कि लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कैक्टस, जिसको हम क्या बोलते हैं? नागफनी। नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? उसके हरे तने में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नागफनी के हरे तने में होता है। अब ये कांटों के रूप में क्यों चेंज हो जाती हैं? क्योंकि ये जहाँ पर उगती हैं वहाँ पर जो है पानी की कमी होती है ग्राउंड में, भूमिगत में, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करती हैं? ये जो पत्तियाँ होती है उसमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम करने के लिए वो क्या करती हैं? पत्तियाँ धीरे धीरे कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, जिससे उनके जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो है जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होने लगता है और उनकी ज़रूरत जो होती है जल की वो पूरी हो जाती है। कुछ पौधों की पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे निफेंथीस। तो निफेंथीस क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। वो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? कीटों को खाता है, उनसे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो इसीलिए इसमें जो है पौधों की पत्तियां घड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और एक चीज़ और हमने बताया था, जब एनसीईआरटी
बेस पर जो हम पर्यावरण के क्वेश्चन बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि कीटभक्षी पौधा निफेंथिस कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, इन 3 जगहों पर निफेंथिस पाया जाता है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।